नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं पूजन अरुका। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर जिला बन रहा है दहशत का दूसरा नाम। दिन दहाड़े भिवाड़ी स्थित बेकरी पर बदमाशों ने की फायरिंग। आरपीएससी आयोजित पुलिस परीक्षा में पहले दिन उपस्थिति रही 42.2। परीक्षार्थी बोले पेपर आसान, परीक्षा केंद्र तक पहुंचना मुश्किल। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षकों ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन। छात्र वेतन आयोग लागू करने की पुरजोर मांग। प्रशासन ने करसाड़ा गांव में वर्षों पुराना हटाया अतिक्रमण। ग्रामीणों ने 2 एकड़ की जमीन पर कर रखा था अतिक्रमण। अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले में आतंक का डर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि आम आदमी न सिर्फ डरा हुआ है बल्कि अब व्यापारियों को भी अपना व्यापार चलाने में डर लगने लगा है, जिसका एक बड़ा प्रमाण सोमवार को अलवर जिले के भिवाड़ी स्थित हरीश बेकरी पर देखने को मिला, जहां कार में सवार आए बदमाशों ने न सिर्फ जमकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई बल्कि इस दौरान लोगों में खासा डर पैदा करने का भी प्रयास किया गया। इसकी जानकारी होने के बाद भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी भी मौके पर पहुंचे। वहीं संबंधित थाने से जुड़े थानाधिकारी सहित पुलिस का जाब्ता भी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गया और पुलिस इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच कर इस वारदात से जुड़े अपराधियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह बदमाशों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया, एक बार फिर भिवाड़ी क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया था कि हरीश बेकरी पर फायर हुए हैं। उस सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफ़ी फायरिंग यहाँ हुई है। किसी के चोट नहीं लगी है, लेकिन जो काउंटर वगैरह हैं उनके शीशे वगैरह टूटे हैं। अभी इसका अनुसंधान शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें हम सर कितने लोग थे? शिनाख्त कर लेंगे। कितने लोग थे? कितनी राउंड फायरिंग हुई लगभग? अभी प्रारंभिक सूचना के मुताबिक करीब 5 लोग आए थे, किसी कार में सवार होकर आए थे। प्रथम जानकारी में क्या घटना के पीछे क्या कारण रहे होंगे और ये कोई पर्ची वगैरह भी दी गई है या किसी तरह कोई डिमांड भी की गई है या कुछ और है? अभी इनसे जो हरीश बेकरी के मालिक हैं उनसे संपर्क करें, उनसे अनुसंधान कर रहे हैं। सारी चीज़ें बाद में जाहिर होगी, क्या फायरिंग के पीछे उद्देश्य है, क्या वो है, ये सारी चीज़ें हमारे अनुसंधान का विषय है। एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है जिन्होंने मुन्ना कबड्डी की यहाँ फायरिंग की थी उन्हीं से मिलते जुलते लोग हैं या वही कोई लोग हैं, तो क्या ये सही है या कुछ अलग है? अभी जस्ट घटना हुई है, अभी से हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी इसके बारे में अनुसंधान होगा, उसके बाद धन्यवाद। ये साहब इधर से चले आए, यहाँ से गोली निकालना शुरू कर दिया। हमने तो ये सोचा कि लोकल वाले हैं, वहाँ से उसने गोली मारी, हमको साइड में होना पड़ा। एक चढ़ गया ऊपर, इसी का ईसा गोलक सभी टोटल। कितने लोग थे? करीब 7 लोग। कितने? 7 लोग। 7 लोग। फायरिंग करी अंधाधुंध? बहुत फायरिंग करी। फिर भाग गए? भाग गए। कैसे आए? पैदल थे गाड़ी में? यहाँ तो सब पैदल आए, गाड़ी तो होगी, हम लोग भी आड़ में हो गए। हमने फिर विश्वास किया। किसी को गोली वोली लगी? ना, नहीं लगी। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पुराना राजगढ़ में नाले के निर्माण कार्य के लंबे समय से चलने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण युवाओं ने बताया कि नाले के निर्माण के चलते हुए सड़क के मध्य में रोड़े, पत्थर, मिट्टी, कीचड़ जमा हो रहा है, जिससे आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि रास्ते पर मवेशियों सहित अन्य भी दुर्घटना में घायल हो चुके हैं। ये बता रहे हैं कि ये नाले का काम है जो 1-1.5 महीने चल रहा है और ये ढंग से नहीं हो रहा और ये नाला फिर से टूट जाता है और एक तो इसमें गिरने की रिस्क रहती है। जो ये पीछे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर गाड़ी गिरने का रिस्क होता है। एक बार एक गाय गिर गई थी, एक बार एक शराबी आदमी गिर गया था और ये रोड के जो साधन है वो अब उस रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पर जाम लग जाता है और वो रोड ऐसा है इसमें बच्चे वगैरह सब डोलते हैं, तो किसी के टक्कर या फिर किसी के साथ हादसा होने का खतरा है। खैरतल कस्बे के व्यापारियों ने महिला की तरफ से व्यापारी के खिलाफ दर्ज कराए गए छेड़छाड़ व बलात्कार के मुकदमे को झूठा मुकदमा बताते हुए महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार को सुबह आक्रोशित सिंधी समाज के लोगों और व्यापारियों ने खैरतल में थानाधिकारी से मिलकर महिला के खिलाफ
खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। खैरतल संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा के नेतृत्व में सिंधी समाज खैरतल एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने खैरतल थानाधिकारी फूलचंद मीना से मिलकर इस मामले के बारे में जानकारी दी और महिला की ओर से झूठा मामला दर्ज कराने पर महिला और उसके अन्य साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर खैरतल थाना अधिकारी फूलचंद मीना ने सभी लोगों को आश्वासन देकर कहा कि पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ओम प्रकाश रोघा ने कुछ दिन पूर्व खैरतल के मुख्य बाजार में हुई चोरियों के मामलों में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की, जिस पर थानाधिकारी ने जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही है। 2 मामलों को लेकर मिले थे। एक तो एक सुमित्रा प्रजापत नाम की एक बेवा महिला है, उसने खैरतल के एक व्यापारी के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो कि बिल्कुल झूठी है। और इसमें कमाल की बात यह है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने पैसे मांगे हैं और इसका पुराना रिकॉर्ड भी खराब है। इसी महिला और एक कैलाश गुजर नाम का एक आदमी है। ऐसा मामला पहले भी इनके खिलाफ किशनगढ़ मामले में थाने में भी 2015 में दर्ज हो चुका है। ऐसे कई बार उन्होंने किया और पैसे लेने के बाद राजीनामा करके मामले को दबा दिया जाता है, लेकिन इनका ये गिरोह है। इस मामले में हम कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। हम इस मामले में लड़के की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और सारे सबूत हमने रख दिए। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उन्होंने पैसे मांगे हैं बाकायदा गिरोह बनाकर। हमने मामला की जानकारी दे दी है, हमने सबूत दे दिए और हमको पूरा भरोसा है कि जब न्याय के साथ पूरा शहर एकजुट है, पूरा व्यापारी एकजुट है, तो पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ेगी और न्याय होगा और इस महिला की गिरफ्तारी भी होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। थानेदार ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसओ साहब ने यही कहा है कि जो उनके हमारे पास जो सबूत है, जो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने आराम से सुनी, उसको तसल्ली से सुना है और उनको भरोसा दिलाया है कि आप चाहें तो लड़के की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जो हमने जांच की है, कल से अब लड़के को बुलाया, रात को बुलाया, अब दोबारा बुलाया, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। पर क्योंकि मामला संगीन है तो औरत का मेडिकल होगा, सारे सबूत देखे जाएंगे और अगर जरूरत होगी तो हमने उनको भरोसा दिया है कि अगर जरूरत होगी तो लड़के को हम पेश कर देंगे। लेकिन हमको भरोसा है कि जब हमारी तरफ से रिपोर्ट दर्ज होगी, जैसा कि थानेदार साहब ने हमको यकीन दिलाया कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद दोनों की जांच होगी। जांच के बाद जो होगा वो फैसला हमको मंजूर। लंबे समय से लगातार चोरियां हो रही हैं और उसमें भी पुलिस दिखाने को जाती है, मौके पे जाती है, कार्रवाई करती है, बात होती है, लेकिन हमको रिजल्ट लगातार नहीं मिल रहे हैं। इस मामले हम पहले भी मिले थे। 7-8 दिन पहले खुशहाल जनरल स्टोर के यहाँ दोबारा चोरी हुई, हम उस मामले में मिले थे। डीएसपी साहब भी पधारे थे, उन्होंने हमको भरोसा दिलाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे कुछ निजी सूत्रों से कुछ जानकारी थी, मैंने उनसे साझा की है और पूरा व्यापारी इस मामले में परेशान है। अभी आए हैं, थानेदार साहब का भी कहना है कि उनको भी कुछ उम्मीद है कि इस मामले में वो रिजल्ट लाएंगे। हम उम्मीद करते हैं रिजल्ट जल्दी आएगा। मालाखेड़ा क्षेत्र के कलसाड़ा ग्राम में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कठोर कदम उठाया है। अतिक्रमणकारियों ने करीब 30 वर्ष से सरकारी भूमि पर कड़ी बटे वड़े डालकर अतिक्रमण किया हुआ था। प्रशासन ने मालाखेड़ा पुलिस के सहयोग से कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया। तहसीलदार मालाखेड़ा खेमचंद सैनी ने बताया कि कलसाड़ा ग्राम पंचायत में जोहड़ की भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। पूर्व में भी इन्हें नोटिस दे दिया गया, लेकिन कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। ये ग्राम कलसाड़ा के आराजी खसरा नंबर 1372 है, जो गैरमुमकिन जोड़ के नाम से है। किस्म प्रतिबंधित भी है, अब्दुल रहमान प्रभावित भी है। इसमें कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों ने थोड़े से हिस्से पे अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है। इनकी 91 की रिपोर्ट करी, इनको सुना, इनको समझाया भी गया, मौके पर आके समझा गया कि इसको हटा लें। गंदगी फैला रखी है, पशुवाड़ा बना रखा है, एक तरह से पटवार घर हमारा इसमें बना हुआ है सरकारी ज़मीन में पहले से ही। उसमें आने जाने के रास्ते में रुकावट हो रही थी और उसके परिप्रेक्ष्य में इनको नोटिस जारी किए गए थे। 2 बार आके मैं स्वयं समझा गया, माननीय उपखंड अधिकारी महोदय स्वयं आके समझा गए, ग्राम पंचायत ने समझा लिया और इन्होंने हामी भी भर दी। कुछ लोगों ने हटाने की, कोई 1-8 लोग का विरोध था और आज मौके से इनको हटाया जाए। सर ये आपके तहसील में यही कलसाड़ा में अतिक्रमण है और कहीं भी है? ना, जहाँ अतिक्रमण सारा टाइम हमने बरखेड़ा में अतिक्रमण हटाया था, हमने खेतली पिछनौत में अतिक्रमण हटाया था, लीली में हमने पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाया है और भी आगे जहाँ भी अतिक्रमण आ रहे हैं उनके पर कार्रवाई की जाए। सुनने में आ रहा है जमालपुर में भी आप कई बार जा चुके, पर वहाँ अभी तक नहीं, कैसे नहीं हट रहा? जमालपुर में कुछ भूमि पे स्टे आ गया माननीय न्यायालय का, जैसे स्टे हटेगा वहाँ भी कार्रवाई कर दी जाएगी।
राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सड़कों पर गंदगी और कीचड़ होने के साथ बरसात में डेंगू और मलेरिया बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। कस्बे में नगरपालिका की सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। नाले कचरों से अटे पड़े हुए हैं, जिससे थोड़ी बारिश में ही पानी सड़क पर आ जाता है। आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालाखेड़ा रोड पर तो निकलना ही दुर्लभ हो रहा है। नालों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। हल्की बारिश में ही सड़क पर पानी भर जाता है। अतिक्रमण के कारण पानी निकासी का मार्ग पूर्ण रूपेण बंद है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, इससे बीमारी फैलने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। लोगों ने कई बार इस ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन निदान नहीं हो रहा है। आमजन ने नालों की सफाई कर पानी निकासी एवं दवाई का छिड़काव कराने की मांग की है। पिछले एक वर्ष से स्टेट हाईवे कस्बे से निकलने वाले मालाखेड़ा रोड पर नालों का गंदा पानी आम सड़क पर आने से काफ़ी परेशानी राहगीरों को हो रही है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अपना घर शालीमार के भक्तिधाम मंदिर में चल रहा 3 दिवसीय गणेश महोत्सव संपन्न हो गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाकर गणेश महाराज की पूजा अर्चना विद्वान पंडितों ने मंत्र विधियों से की। इसके अलावा कलश यात्रा भी निकाली गई। यह कलश यात्रा शालीमार के सभी टावरों से गुजरी। गणेश उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं के सामूहिक रूप से भगवान गणेश का विसर्जन किया। इस मौके पर भंडारा भी किया गया। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अलवर इकाई की वार्षिक स्मारिका कलम के सिपाही का विमोचन एवं पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद महंत बालकनाथ, अति विशिष्ट अतिथि श्वेता सैनी कांग्रेस रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जार के प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद बालकनाथ ने दीप प्रज्वलन कर की। इसके पश्चात अतिथियों का जिला महासचिव सुरेंद्र चौहान ने स्वागत किया। कलम के सिपाही स्मारिका का विमोचन कर मौजूद पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ इतिहासकार हरिशंकर गोयल एडवोकेट का शॉल पहनाकर व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। मंच संचालन शम्मी सेतिया ने किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त बीपी मीना, रिटायर्ड IAS RAS मीना, राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान सहित सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। आपके एक शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार।
हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर कृषि पर्यवेक्षक समन्वयक समिति के द्वारा जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कृषि पर्यवेक्षक समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष मंगतू राम बसवाल ने कहा कि कृषि पर्यवेक्षकों के पुराने वेतन ढांचे को 7वें वेतन आयोग लागू करते हुए 2017 में वेतन कटौती की गई। कृषि पर्यवेक्षक 27 वर्ष की नौकरी करने के बाद पदोन्नत होता है, उसके लिए पदोन्नति 10 कृषि पर्यवेक्षक की पदोन्नति हो पाती है। जिलाध्यक्ष मंगतू राम बसवाल ने कहा कि कृषि पर्यवेक्षकों ने 1 अगस्त से विभाग के सभी ग्रुप से लेफ्ट हो गए और 16 अगस्त से कृषि विभाग के सभी ऑनलाइन कार्य बंद कर दिया गया। कृषि पर्यवेक्षकों ने फसल कटाई के विरोध के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और राज्य सरकार के द्वारा किसान हित में जो भी कार्य ऑनलाइन होंगे उन सब का बहिष्कार करेंगे। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो यह आंदोलन अभी तो जिला मुख्यालय पर चल रहा है। जयपुर राजस्थान में कृषि विभाग के 70,000 कृषि पर्यवेक्षक इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे मान ली जाएं। 10/8 को हमने एक ज्ञापन डिप्टी निदेशक कार्यालय अलवर दिया था। उसके आज हमने हमारी 18 सूत्री मांगों के तहत हमने 1 तारीख 1/8 से व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट कर दिया है और 16/8 से हमने ऑनलाइन जो भी कार्य हैं किसानों के, चाहे वो पाइपलाइन की पत्रावली हो, चाहे फसल बीमा, आज जो हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है वो ज्ञापन है कि ऑनलाइन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोग होंगे वो हम ऑनलाइन नहीं करेंगे। और हमारे कृषि विभाग पूरे राजस्थान में आज सभी जिलों में हमने ज्ञापन दिया है फसल कटाई प्रयोग का, वो हम फसल कटाई प्रयोग ऑनलाइन नहीं करेंगे और ऑनलाइन कार्य का जो भी कार्य है कृषि संबंधी हमने सबका बहिष्कार कर रखा है। हमने 18 सूत्री मांग हमारे प्रदेश में हमने सीएम साहब के नाम ज्ञापन दे रखा है। उसके तहत हम 1 अगस्त से तो व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट कर चुके हैं और 16 अगस्त से हमने ऑनलाइन जो भी कार्य हैं उनका बहिष्कार रखा है। मांगे ना जाने की दशा में मांगे नहीं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अब तो हम जिला लेवल पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आगे हम डायरेक्टरेट में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम न तो ऑनलाइन कार्य करेंगे न व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे। जो भी कार्य हैं सरकार द्वारा किसानों के हित में उनका हम बहिष्कार करेंगे। अलवर के बिजली घर चौराहे पर संगीत की मधुर ध्वनि के साथ भजन की स्वर लहरियों के बीच राहगीर और मजदूरों को बुलाकर उन्हें भोजन खिलाया और कपड़े, साड़ियां और उपहार प्रदान किए। इस काम में यूआईटी अलवर के भूमि अवाप्ति अधिकारी सोहन सिंह नरूका, जिला पुरुषार्थी समिति के जिलाध्यक्ष राकेश अरोड़ा सहित गणमान्य लोगों ने भोजन खिलाया व उपहार प्रदान किए। नेक कमाई की टीम की ओर से मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने समूह की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि अब नेक कमाई शिशु चिकित्सालय में पैदा होने वाले बच्चों को पहला कपड़ों का सेट प्रदान करेगा। यह सभी महिलाओं को दिया जाएगा। माचाडी कस्बे के नजदीक राजकीय आयुर्वेद औषधालय बेरर में परिचारक नीरज कुमार के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परिचारक नीरज कुमार को साफा एवं माला पहनाकर विदाई दी गई। साथ ही रैनी नोडल के पूर्व नोडल प्रभारी एवं माचाडी आयुर्वेद औषधालय में चिकित्सा अधिकारी पद आसीन
रहे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मीना का स्थानांतरण होने पर फूलमाला एवं साफा पहनाकर विदाई दी गई। एवं आयुर्वेद औषधालय डोरोली में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रही डॉक्टर उर्मिला मीना का भी स्थानांतरण होने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर शॉल उड़ाकर विदाई दी गई। इस अवसर पर बेरैर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अनंत कुमार शर्मा, डिगावड़ा औषधालय चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश चंद सैनी एवं बेरेर कंपाउंडर अशोक कुमार शर्मा, नागराज शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिक्षक संघ अलवर इकाई के आह्वान पर कॉलेज शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के उपाध्यक्ष AK सिन्हा ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन 7वें वेतनमान को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर किया गया। साथ ही प्रदर्शन की जानकारी अध्यक्ष केंद्रीय इकाई RPCTA को भी दी गई। सोमवार को अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सालय के संविदा कर्मियों द्वारा वेतन कटौती को लेकर एक बारगी जहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। वहीं मौके पर संविदा से जुड़े फर्म के मैनेजर पहुंचने के बाद आपसी बातचीत होने पर सभी संविदा कर्मी अपने अपने कार्यों पर लौट गए। इस दौरान संविदा कर्मियों ने जहां उनके वेतन में पूर्ण उपस्थिति के बाद भी वेतन कटौती किए जाने का आरोप लगाया, वहीं मौके पर पहुंचे फर्म से जुड़े मैनेजर महेश यादव ने बताया कि जो कर्मचारी नियमित पोशाक पहनकर ड्यूटी पर नहीं आए और उनकी ड्यूटी पोशाक में अनियमितता मिली, उनके वेतन में पेनल्टी स्वरूप कटौती की गई है। बाकी सभी संविदा कर्मियों का PF नियमानुसार जमा हो रहा है और यदि पूर्व के ठेके से जुड़े किसी भी प्रकार का वेतन बकाया है तो उसके लिए संबंधित चिकित्सालय प्रशासन व पूर्व ठेके से जुड़ी फर्म पर जिम्मेदार है। सर, इनका मैटर है, इनकी शिकायत थी शुक्रवार के दिन उन्होंने सबसे इकट्ठे हुए थे। ये बोल रहे थे कि भाई हमारा सभी का पेमेंट कम डाला है। तो मैं शुक्रवार के दिन जयपुर था, आज मैं आया हूँ यहाँ पर। मौके पर मुझे पता लगा तो इसमें से 3-4 बंदे ऐसे हैं जिनका मैंने पेमेंट चला के काटा, वो इसीलिए काटा बिना यूनिफॉर्म के। मुझे लगातार मैटर ऑफिस से लेटर पर लेटर मिल रहे हैं, 50-50 हज़ार की पेनल्टी के मिले जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म का दंड इनके एक दिन का 1/4 महीने का अटेंडेंस काटी है। और इनका कोई PF का मैटर था तो PF इनका कंटिन्यू डल रहा है, इनके खाते में ये चेक कर सकते हैं। अगर किसी का नहीं है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। बाकी पिछली पार्टी का एरिया का मैटर वो इनको ये जाने, PMO साहब जाने, मेरा इसमें कोई मैटर नहीं। बाकी का अभी कर्मचारी क्या कह रही हैं? कर्मचारी ये बोल रहे कि एक यूनिफॉर्म की जगह मेरे 2-2 यूनिफॉर्म किया जाए, तो इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। इकट्ठे तो हम ठेकेदार आया था, हमारा पेमेंट के बारे में इकट्ठे हुए हैं। पेमेंट कम आया है, क्यों कम आया? जब पूरी हाजिरी जाती है तो क्यों कम आया? उसके बारे में इकट्ठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हड़ताल वगैरह तो है नहीं। क्या कारण रहा? ये तो कारण कम का वो उसी तो पूछ रहे हैं, ठेकेदार से यही बात पूछ रहे हैं हम। तो भाई जब मेटन ऑफिस से वेरीफाई पूरा हाजिरी हो गई तो आपने क्यों काटा? बस यही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। कितने लोगों को काटा? पूरी लेबर है, सबका ही काटा है। 55 है, हम 55 आदमी हैं, 3 हटा दिया ना। हाँ, फिर अब आप क्या मांग करते हैं? मांग हमारा पेमेंट पूरा डल जाए और कोई मांग नहीं है हमारा। तो ठेकेदार ने कह दिया भाई मैं देख के डाल दूंगा। मत बोले थी भाई। अब क्या बात हुई आपकी? ठेकेदार जी कह रहे हैं हाजिरी देख के मैं पूरा पेमेंट डलवा दूंगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन भी जारी है। इसी क्रम में सोमवार को कंपनी बाग स्थित आर्य कन्या विद्यालय में महात्मा गांधी दर्शन सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी दर्शन सेवा समिति के संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस आयोजन के दौरान कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए औषधियों से जुड़े हुए पेड़ बांटे जाने का कार्यक्रम रखा गया। इस आयोजन के दौरान कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए औषधियों से जुड़े हुए पेड़ बांटे जाने का कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में 150 पौधे लगाते हुए गांधी वाटिका बनाए जाने की बात कही गई है। साथ ही मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर ने भी कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं को गांधीवादी विचारधाराओं के तहत बेहतर भविष्य निर्धारित किए जाने की बात भी कही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत सारे जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर, जिला मुख्यालय पर और वार्ड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार इसी कार्यक्रम की कड़ी में आर्य कन्या पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंदर औषधि वाले जो पेड़ पौधे हैं उनका वितरण किया गया है। इसमें कालमेघ है, अश्वगंधा है,
तुलसी है, गिलोय है। मुख्यमंत्री जी की ये सोच रही है कि कोविड की तीसरी लहर कब आ सकती है, उसकी तैयारी पहले से करनी है। इसी क्रम में हर घर औषधि वाले पेड़ पौधे पहुंचाए जा रहे हैं। आज भी हमने हजारों पेड़ पौधों का वितरण यहाँ किया है। और दूसरी ओर गांधी वाटिका, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक गवर्नमेंट के जहाँ खुला कैंपस है उसमें 150वीं जयंती पर 150 पौधे लगाने का कार्यक्रम रखा गया है। उसे गांधी वाटिका का नाम दिया गया है। देहात में, स्कूलों में बापू वन लगाने का कार्यक्रम लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से लगातार जारी है, जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी ना रहे। तो ऐसे कार्यक्रम लगातार महात्मा गांधी जी पर और आज़ादी के नायकों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी को मालूम पड़े कि किस तरीके से हमारे वीर क्रांतिकारी सपूतों ने किस तरीके से हमारे देश को आज़ाद कराया है। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक युवा को हमारे देश के वीर सपूतों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। इसी क्रम में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले सप्ताह में गांधी सप्ताह का 2 अक्टूबर से आयोजन होगा। अभी आज कलेक्टर साहब मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि महात्मा गांधी जी के सारे कार्यक्रमों में हमारे जिला कलेक्टर महोदय सारे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। 95% कार्यक्रमों में स्वयं समय निकालकर आ रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। और उनके आने से एक संदेश जाता है, एक समाज में संदेश जाता है, युवाओं में संदेश जाता है, प्रशासन में संदेश जाता है। तो बेहतरीन कार्यक्रम कलेक्टर साहब की ओर से आयोजित हो रहे हैं। मैं जिला प्रशासन का भी इस अवसर पर हार्दिक आभार और शुभकामना व्यक्त करता हूँ। 13 सितंबर से प्रदेश भर में शुरू हो चुकी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उप निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षाओं के तहत अलवर जिले में भी 44 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके तहत परीक्षाओं से जुड़े सेंटरों की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन भी सोमवार सुबह तक तैयारियां पूर्ण कर चुका था। और सोमवार को आयोजित इस प्रतियोगिता परीक्षा की प्रथम पारी में 42.21 प्रतिभागियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा को देने आए परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा से जुड़ा पेपर तो सरल था, लेकिन परीक्षा केंद्रों की लंबी दूरी होने के चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही इस दौरान यातायात व्यवस्था भी बेहतर न होने के कारण समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने को लेकर उनके मन में चिंताएं भी बनी रही। दूसरी तरफ अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर सुनीता पंकज ने बताया कि इन सेंटरों पर किसी भी प्रकार की नकल व अनियमितता न हो, इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। साथ ही यातायात के लिए रोडवेज विभाग को निर्देशित किया गया है। वहीं बिजली की कटौती परीक्षा के दौरान किसी भी केंद्र पर न हो, इस बात को लेकर भी विद्युत विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सोमवार के बाद भी अगले 2 दिनों तक यह परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित होती रहेंगी। साथ ही इन परीक्षाओं के चलते शहर के विभिन्न होटल धर्मशाला में खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों से निकलने वाले प्रतिभागियों की संख्या भी कई बार केंद्रों के सामने से गुजरने वाले यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित करता दिखाई दिया। भैया, किस चीज़ का एग्ज़ाम था और कैसा रहा? SI का एग्ज़ाम था और बहुत अच्छा एग्ज़ाम था। और इसके अंदर जैसे क्वेश्चन सही थे, सरल थे, ठीक है। और पेपर में से जो क्वेश्चन बोले हुए थे उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे प्रभाषिक शब्दावली थी, उसमें से 2-3 आने की अनुमान था, लेकिन उसके अंदर से 10 इकाई हैं। और शुद्ध अशुद्ध हैं वो भी इन्होंने ज़्यादा पूछे हैं। मतलब पेपर का इजी टू मॉडरेट था। कोरोना में कोचिंग बंद थी, किस तरीके से आपने अपनी तैयारियां जारी रखी, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो बहुत है कि RPSC ने जो सेंटर दिए हैं वो 600-600 किलोमीटर दूर दिए हैं। तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला। EWS का जो फार्म भरे गए उनके लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिला हमें कि हम कैसे तैयारी करें। 2 महीने के अंदर पेपर करवा लिया, बाकी ठीक है। आज किस चीज़ का एग्जाम था और कैसा रहा आपका एग्जाम? राजस्थान पुलिस SI का एग्जाम था। एग्जाम तो लगभग ठीक ही था। एग्जाम में हुआ क्या कि थोड़ा सा ये तैयारी करने का टाइम थोड़ा सा कम मिला है स्टूडेंट को। इस वजह से स्टूडेंट थोड़े से नाराज लग रहे हैं। कुछ आने जाने में भी ज़्यादा परेशानी हो रही है स्टूडेंट को। साधनों के बारे में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आवागमन की थोड़ी सी वो राहत नहीं है। स्टूडेंट थोड़े से आवागमन में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम ठीक रहा। 78 मैंने कुल मिला के 100 में से क्वेश्चन किए। RPSC द्वारा उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के 3 दिवस का प्रोग्राम उनके द्वारा जो कैलेंडर में दिया गया है वो है 13, 14, 15। 3 दिवस के अंदर जो है 2 पारियों के अंदर सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5 इन 2 पारियों के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसके अंदर अलवर शहर के अंदर जो अलवर ज़िले के अंदर टोटल 44 सेंटर्स हैं। और प्रत्येक सेंटर के अंदर जो है
12,984 का विद्यार्थियों का है, जो कि प्रत्येक सुबह की पारी में भी इतने ही विद्यार्थी रहेंगे। इस तरह से टोटल 6 पारियां हैं, उनमें ये विद्यार्थियों की संख्या रहेगी। इस बाबत 44 सेंटर्स हमारे द्वारा लगाए गए हैं और सभी तरह के जो उप समन्वयक ऑब्जर्वर्स और फ्लाइंग स्क्वाड की ड्यूटी लगाई है, ताकि किसी प्रकार की नकल या किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो। इसके लिए यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त बसें भी लगाई गई है। यातायात के लिए हमने संबंधित जो रोडवेज के हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं। इसके अलावा जो बिजली व्यवस्था के लिए जेमिनियल को बोला है कि किसी तरह की कोई जो है बिजली की इस समय कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। आज का जो मुख्य जो एग्ज़ाम जो प्रथम पारी का जो 10 से 12 हुआ है, जैसे मैंने संख्या पहले उल्लेख किया कि 12,960 विद्यार्थी इसमें बैठने का जो हमारे द्वारा आरपीसी द्वारा निर्धारित किया गया था, उसमें आज जो टोटल परसेंटेज जो रहा है उपस्थिति का वो 42.21 का रहा है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 15 सितंबर को जयपुर में बापू अधिकारी रैली का जहां आयोजन किया जाने वाला है, वहीं इस रैली को सफल बनाए जाने के तहत सोमवार को इस महासंघ से जुड़े कर्मचारियों द्वारा बापू जागृति रैली का आयोजन अलवर शहर में किया गया, जिसके तहत कर्मचारियों ने वाहन रैली निकालते हुए आगामी दिनों में होने वाली बापू अधिकारी रैली को सफल बनाए जाने की मांग कर्मचारी महासंघ के सभी सदस्यों से की। इस दौरान महासंघ से जुड़े प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकेश वशिष्ठ ने बताया कि आगामी 15 सितंबर को होने वाली बापू अधिकारी रैली में कर्मचारियों के हितों में ग्रेड पे 3600 किए जाने सहित सचिवालय के समान वेतन मानदेय व पंचायत से जुड़े कर्मचारियों को उच्च पदों पर आवंटन किए जाने की मांग की जाएगी। यदि सरकार 15 सितंबर को आयोजित 22 गोदाम से मुख्यमंत्री निवास तक होने वाली इस रैली के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानती है, तो फिर कर्मचारी महापड़ाव भी डाल सकते हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 15 सितंबर को हम जयपुर में एक बाबू अधिकार रैली निकाल रहे हैं। उसकी जागृति के क्रम में आज बाबू जागृति रैली का दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम नंगली सर्किल से मन्नी का बड़ा अशोका टाकीज होते हुए लादिया गेट कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। आगे क्या कार्यक्रम? 15 सितंबर को हमारा जयपुर में बाबू अधिकार रैली है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग बाग यहाँ से चले, मंत्रालय कर्मचारी यहाँ से चले, उसकी जागृति के लिए आज रैली निकाली जा रही है। 15 सितंबर को हमारा जयपुर में 22 गोदाम पुलिया से और मुख्यमंत्री आवास तक महारैली का आयोजन किया जाना है, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम वहीं पर महापड़ाव देंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं आप? ग्रेड पे 3600, सचिवालय के समान वेतन भत्ते। इस सरकार जो पूर्व में जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उस समय हमारा 26,000 उच्च पदों का समझौता इनके साथ हुआ था, जिसमें 15,000 पद हमें दे दिए गए थे। 11,000 हमारे आज भी बकाया हैं, उन पदों की पुनः बहाली की जाए, और इसी के साथ पंचायत राज को भी उच्च पदों का आवंटन किया जाए, ये मुख्य बात, और वेतन कटौती। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने अभी कुछ दिन पहले ही शहर में शुरू नो टॉलरेंस रोड व्यवस्था को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। व्यापार संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस तरह की कार्यशैली में बदलाव किए जाने की मांग करते हुए शहर के बाजारों में ई रिक्शा अलाउ किए जाने की मांग की है, जिसकी जानकारी देते हुए महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के नए नियम के चलते ग्राहक बाजार में आने से कतरा रहे हैं। वहीं सड़क किनारे व्हाइट लाइन के बाहर जल्दबाजी में वाहन खड़े किए जाने के चलते अचानक वाहनों का चालान कट जाना भी ग्राहकों के लिए बाजार आते वक्त बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ ई रिक्शा ग्राहकों को मुख्य बाजारों में मिल पाना अब लगभग समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से ग्राहक बाजारों की तरफ आने से भी कतराने लगे हैं। ऐसे में कोरोना काल से जूझ रहे व्यापारियों को अपने व्यापार को लेकर बड़ी चिंता सता रही है, जिसे देखते हुए जल्द इन हालातों में बदलाव किए जाने की जरूरत है, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और पुलिस अधीक्षक ने उन्हें बेहतर समस्या समाधान की बात भी कही है। अलवर जिला व्यापार महासंघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को मैडम जो ज्ञापन दिया गया। पिछले लंबे समय से व्यापारियों की मांग थी कि ई रिक्शा चालू किया जाए, और कई बार सभी संस्थाओं ने ज्ञापन दिया तो प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं की गई। आज अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है एसपी मैम को। एसपी मैम ने उस पर विचार किया है, सारी समस्याएं बताई गई हैं कि व्यापार चौपट हो चुका है और कोरोना से व्यापारी वैसे मरा हुआ है, और जो ई रिक्शे से क्या है, वो जो पुलिस की चेक पोस्टें बनी हुई हैं उससे अंदर कस्टमर नहीं आ पा रहा, ई रिक्शे भी नहीं आ पा रहे, प्लस 2 व्हीकल वाला भी नहीं आ रहा, प्लस डबल हेलमेट वगैरह भी कर दिया गया। चलो हेलमेट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो समस्या है कस्टमर को वहाँ आने की,
जब पुलिस का चेक पोस्ट लग जाएगा तो वो कस्टमर नहीं आ पाएगा जी। कस्टमर क्या है, आज वैसे ही डरता है कि पुलिस वाला बैठा है हमारा चालान ना काट दे। तो हमने मैडम को अपील की है, निवेदन किया है सभी व्यापारियों की समस्या को देखते हुए कि ई-वे रिक्शा जो है इनको वन वे ना करके बाजार में चालू किया जाए। और ठीक है, हम उसको ई-वे रिक्शा को बाजार में खड़ा नहीं होने देंगे, थोड़ा गारंटी हम व्यापारी भी लेंगे, थोड़ा हम भी ध्यान रखेंगे तो खड़ा नहीं करें सामने, सवारी उतार में जाए। तो मैडम ने विचार किया और पूरा आश्वासन दिया है कि मैं एडिशनल मैडम से और पूरे स्टाफ से डिस्कस करके इसको जल्दी खुलवा दूंगी व्यापारी की समस्याओं के साथ। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने व्यापारियों के साथ जो असुविधा हो रही है, मुख्य बाजारों में ई रिक्शा नहीं जा पा रहे, उसके संबंध में और एक 2-3 दिन पहले ही नो टॉलरेंस रोड की जो व्यवस्था प्रशासन की द्वारा की गई है उसके विरोध में, क्योंकि नो टॉलरेंस रोड पर 2 हेलमेट लागू किए हैं, व्हाइट लाइन से जो बाहर व्हीकल रहेगा उस पर व्यापारी की जिम्मेदारी, तो व्यापारी अपनी दुकान पे ग्राहकी करेगा या दुकान ग्राहकों को संभालेगा या उस पर सड़क पे उनका ध्यान रखेगा। और ई-वे रिक्शा को भी जो प्रशासन ने रोका गया उसके लिए भी आज माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से अपील की है अलवर जिला व्यापार महासंघ ने कि व्यापार चौपट है, व्यापारी अपने सबसे खराब समय से गुजर रहा है और इसी तरीके की स्थिति रही तो व्यापारी के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, व्यापारी अपने यहाँ से पलायन करने को भी मजबूर हो सकता है, क्योंकि व्यापारी बिल्कुल इस समय अपनी सबसे जीवन के खराब समय से गुजर रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये ई रिक्शा को मेन बाजार में जाने के लिए खोलें।